जेएसएससी के लिए जो है ये दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने झारखंड का इतिहास जो है स्टार्ट किया है, जो उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो झारखंड में प्राचीन काल में झारखंड को किन किन नामों से जाना जाता है। इसके अलावा जो आपका प्राचीन काल में जो झारखंड है ये किन किन काल में बटा हुआ, मतलब कि आपका जो प्राचीन काल है ये किन तीन स्टेजों में बटा हुआ था। उस समय जो मानव है वो किस तरीके से विकास किया और उसने अपना जीवन यापन चलाने के लिए किन किन कार्यों को कंप्लीट किया, किन किन कार्यों को सीखा। अग्नि से जो मानव है उसका रूबरू किस तरीके से हुआ, किस तरीके से मानव और अग्नि का परिचय हुआ, किस तरीके से मानव ने औजार चलाना सीखा, औजारों और उपकरणों को बनाना सीखा। इसमें हम लोगों ने होमो सैपियंस के बारे में भी जाना कि वे कौन थे। तो इस तरीके से जो प्राचीन काल का इतिहास था ये 3 भागों में बटा हुआ है और ये 3 भाग है। इसके बाद जो हम आज डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग धातु युग और झारखंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग फर्स्ट जो प्राचीन काल का जो विभाजन है उसके टाइम पीरियड को जान लेते हैं। फर्स्ट हमारा है प्राक ऐतिहासिक काल, जो कि है आपका 5 लाख बीसी से 4000 बीसी, जो इस चार्ट में आपको बताया जा रहा है। इसके बाद है सिंधु सभ्यता, इसकी टाइम पीरियड है 3500 टू 1750। सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई उसका नाम है वैदिक सभ्यता, जिसका जो समय काल है, जो अवधि है वो है 1500 टू 600। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद एवं धर्म सुधार का आगमन हुआ, जो है आपका 600 टू 400। इसके बाद इतिहास में जिस काल का उदय हुआ है वो है आपका मौर्य काल, जो कि 322 से 185 तक। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल का उदय हुआ। मौर्योत्तर काल जो है 200 टू 300 एडी तक चला। इसके बाद जो काल का उदय हुआ, जिस काल के बारे में हम लोगों ने जाना, वो है गुप्त काल, गुप्त डायनेस्टी, 319 टू 550। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल का उदय हुआ 550 टू 750 और उसके बाद पूर्व मध्य काल का उदय हुआ 800 टू 1200। तो ये है आपका प्राचीन काल का विभाजन, जो कि 5 लाख बीसी टू 800 एडी के बीच में बटा हुआ है। ये विभक्त है, देखिए ये सारे टाइम पीरियड है और ये कौन कौन सा काल है वो मेंशन किया गया है। अब हम जानेंगे कि धातु युग और झारखंड, मतलब झारखंड में जो धातु युग है वो किस तरीके से आया और कैसे लोगों का विकास हुआ। तो इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि कौन सी जनजाति किस तरीके से झारखंड में एंट्री हुई, वे जनजातियां कहाँ निवास करती थी और बेसिकली इन लोगों का कार्य क्या था। तो जो धातु युग और झारखंड है, इसमें सबसे पहले जो धातुओं का उपयोग है ये किस तरीके से हमारे मानव जीवन में जो है कारगर साबित हुआ, किस तरीके से हम लोगों ने इसका उपयोग करना शुरू किया। मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है उस विकास में जो धातु का प्रयोग है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसी के बेस पे हमारे मानव जीवन का डेवलपमेंट हुआ। भारत में धातु सभ्यता का जो विकास है ये 3 चरणों में बांटा गया है। 3 स्टेजेस हैं इसके। ये 3 स्टेज कौन कौन से हैं? तांबा, कांस्य और लौह। सबसे पहले अगर हम जानेंगे तो ये है हमारा ताम्र युग। धातु युग का जो प्रथम चरण है, जो फर्स्ट स्टेज है, वो है ताम्र पाषाण काल और इसकी जो समय सारणी है, इसका जो अवधि है, जो समय काल है, वो है आपका 4000 टू 1000। ओके, इसी के बीच में जो है ये विकसित हुआ, यानी इसके विकास का जो भी चरण है, विकास
जिस दर से भी संपन्न हुआ वो समय जो है इसी के बीच में है, इससे पहले नहीं और इसके बाद नहीं। हम मानव के द्वारा जिस धातु को सबसे पहले प्रयोग में लाया गया, मतलब सबसे पहले उपयोग किया गया, उस धातु का क्या नाम है? वो है तांबा। प्रथम प्रयोग में लाई गई धातु जो थी हम मानव सभ्यता के द्वारा, वो थी तांबा। और झारखंड में तांबा धातु का जो केंद्र बिंदु कह सकते हैं, वो केंद्र बिंदु कहाँ है? हमारे सिंहभूम में। झारखंड में तांबा धातु का जो केंद्र बिंदु है हमारे सिंहभूम में था। झारखंड की 2 से 3 जनजातियां हैं और भी कुछ कुछ जनजातियां जो हैं जो इस कार्य में लगी हुई थी, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। असुर, बिरिजिया, बिरहोर, ये जो जनजातियां थी ये क्या कार्य करती थी? ये तांबा को गलाने का कार्य करती थी। उसको गलाकर उससे डिफरेंट तरह के अलग अलग तरह के जो उपकरण हैं वो बनाने की जो कला थी वो इन जनजातियों के लोगों में थी। अर्थात वे इस कला से परिचित थे, वे इस कला से अच्छी तरीके से जुड़े हुए थे, इसके बारे में जानते थे कि किस तरीके से तांबे को गलाकर इसका जो है उपकरण बनाया जा सकता है। इसके अलावा झारखंड के ऐसे कई स्थान हैं, ऐसे कई जगह हैं जहां से तांबा की कुल्हाड़ी मिली प्राप्त हुई है, जैसे कि हजारीबाग, बहरागोरा। इन दोनों जगहों से इस काल का 49 से भी अधिक तांबे का खान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ये सब जो है ये ताम्र युग में हुआ। ओके, अब आता है हमारा कांस्य युग। कांस्य युग का जो निर्माण है ये किस तरीके से होता है? कांस्य युग का जो निर्माण है ये किस तरीके से किया जाता है? इसका निर्माण तांबा और टीन, ये भी 2 तरह का जो धातु है इसके मिश्रण से होता है, मतलब इसका मिक्सचर है ये कांस्य। और हमारे भारत में इसका जो निर्माण काल है ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है आपका 3500 के आसपास। जो सिंधु सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। किस सभ्यता का? कांस्य युगीन सभ्यता का। ऐसा कहा भी जाता है कि जो कांस्य के औजार बने, जिस तरीके से तांबे का औजार और उपकरण बनाया गया उसी तरह से कांस्य का भी उपकरण बनाया गया। तो इसका सबसे पहले जो इसका निर्माण हुआ ये किस क्षेत्र में हुआ? सबसे पहले जो इसका निर्माण हुआ ये छोटा नागपुर क्षेत्र में ही हुआ। और इसका जो श्रेय है ये भी 2 जातियों को, इस कांस्य के जो औजार थे उनको बनाने का श्रेय झारखंड की जो 2 जनजातियों को था। उन जनजातियों का नाम है आपका असुर एवं बिरिजिया। इन 2 जनजातियों को इसका श्रेय जाता है। इसके बाद जो युग आया वो आया आपका लौह युग, यानी कि जो 3 चरण में आपका बटा हुआ था। भारत में धातु का जो प्रयोग है जो 3 चरण में बटा था उसमें सबसे 3rd स्टेज है, हमारा लास्ट स्टेज है क्या? लौह युग। इसका जो शुरुआत है ये हमारे भारत में 1000 के आसपास हुआ। और इसका अगर सबसे पुराना अवशेष अगर देखा जाए कि ये कहां से प्राप्त होता है तो ये आपके उत्तर प्रदेश के अजंती खेड़ा नामक एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ये पाया जाता है। लेकिन सबसे पहले झारखंड की जो असुर एवं बिरजिया जनजाति है उसी ने लौह उपकरण बनाने की शुरुआत की थी। यहाँ भी देखिए झारखंड ही इसका सर्वप्रथम उपयोग किया। और जो जनजाति है ये असुर और बिरिजिया और बिरहोर, यही इन्हीं 3 जनजातियों में जो है ये धातु युग और झारखंड जो है एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब इन्हीं जनजातियों को श्रेय जाता है इन तरह के उपकरणों को बनाने का। इसके अलावा झारखंड के जो असुर जनजाति के लोग हैं
ये 2500 ईसा पूर्व में ही लोहे का प्रयोग करने लगे थे। यानी कि 2500 ईसा पूर्व में झारखंड के लोगों के द्वारा लोहे का प्रयोग होता था। और ये सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ कोई यूज कर रहा था, किसी कोई जनजाति इसको उपयोग में ला रही थी, तो वो कौन सी जनजाति थी? वो जनजाति थी आपका असुर जनजाति। ये जो जनजातियां थी ये विभिन्न प्रकार के लौह तकनीक के उत्पादन में दक्ष थी। यानी कि लौह के जितने भी लोहे के जितने भी उपकरण बनाए जाते थे वो बनाने में ये जनजाति के जो लोग थे ये सारे लोग निपुण थे। इनके द्वारा जो भी उपकरण बनाए जाते थे ये सबसे ज्यादा डिमांड भारत में भी था और विश्व में भी था। भारत में इसका सबसे ज्यादा जो डिमांड है ये मगध में था। मगध के अलावा विश्व में भी इसका काफी डिमांड था। क्योंकि असुरों द्वारा जो ये लोहे का निर्माण किया जाता था ये मेसोपोटामिया सभ्यता के शहर दमिश्क में तलवार निर्माण हेतु भेजा जाता था। मतलब ये इस लोहे को वहां के लोग तलवार बनाने में जो है उपयोग में लाते थे। तो ये था धातु युग और झारखंड। मतलब झारखंड में धातुओं का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ, इसके साथ साथ किस तरीके से किस जनजाति के द्वारा कौन से उपकरण बनाए जाने लगे, उन उपकरणों का प्रयोग किस जनजाति के लोगों द्वारा और कहां पे सर्वप्रथम किया गया, इन सभी चीजों का इसमें उत्कृष्ट वर्णन हम लोगों ने देखा। अब जो है वैदिक काल और झारखंड, इसके बारे में हम जानेंगे। ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था झारखंड का विभिन्न नाम और इसे कब क्या कहा जाता था। ऋग्वेद में इसको किकट प्रदेश कहा जाता था। और जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे यानी कि झारखंड वासी, उनको अनार्य कहा गया। ऋग्वैदिक काल में जो छोटा नागपुर के घने जंगल थे उसमें झारखंड की बहुत सारी जनजातियां निवास करती थी। जैसे कि आपका असुर, बिरिजिया, खड़िया, बिरहोर, ये सारी जनजातियां जो थी वो कहाँ निवास करती थी? जंगलों में, छोटा नागपुर के घने जंगलों में। ऋग्वेद के अनुसार जो किकट प्रदेश के लोग थे वे पशु चारक थे, खेती नहीं करते थे, यज्ञ हवन इन सभी से दूर रहते थे। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अथर्ववेद में झारखंड के लोगों को ब्रात्य, ब्रात्य का अर्थ बंजारा होता है, बंजारा कहकर संबोधित किया गया। बंजारे का अर्थ आप लोग समझते हैं कि ये किसी एक जगह में निवास नहीं करते हैं, इनका जो है ठिकाना एक जगह नहीं रहता है, ये कहीं भी कुछ ही समय के लिए उपलब्ध रहते हैं, कुछ ही समय उनका जो है वहां पर ठिकाना रहता है, फिर कुछ समय के बाद ये वहां से अपना जो है अपना सारा कारवां उठाकर दूसरी जगह चले जाते हैं। और चूंकि ये हमेशा घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ प्रजाति के हैं, इसीलिए इनका नाम जो इनको एक टिपिकल नेम दिया जाता है और वो है बंजारा। इसके अलावा इस पुस्तक जो अथर्ववेद है इसके अनुसार उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है ये इस क्षेत्र तक हो चुका था और वे स्थानीय लोगों को दीक्षित करने के लिए वनों में जाते थे, यानी कि जंगलों में। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो झारखंड है उसको क्या कहा गया? पुंड्र प्रदेश। जबकि वैदिक साहित्य में ही संथाल परगना जो है उसके क्षेत्र को सूर्य देश कहकर संबोधित किया गया। संथाल परगना में हमारे 6 जिले आते हैं, तो उन सभी जिलों को इसमें इंक्लूड किया गया। ओके, तो ये था वैदिक काल और झारखंड। वैदिक काल, इसमें मैंने आपको टाइम पीरियड पहले ही फर्स्ट में डाटा चार्ट के जरिए बता दिया। वैदिक काल के बाद आता है महाजनपद काल में झारखंड, यानी
महाजनपद काल में जो झारखंड था वो कैसा था? महाजनपद काल में जो झारखंड का टाइम पीरियड है वो क्या है? ये है आपका 600 to 400। इस दौरान जो हमारा उत्तर भारत है इसमें कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, 16। ये इसमें सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो कौन था? वो मगध था। इसने 15 अन्य महाजनपदों को पराजित करके जो है मगध में मिला लिया था। सोचिए कि ये कितना पावरफुल था, यानी ये इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग था, इसका सैन्य संगठन भी मजबूत होगा, यानी ये सब तरफ से ऑलराउंडर जो है, ये इसका पकड़ जो है बहुत मजबूत था। तभी इसने सभी यानी कि 15 जनपदों को पराजित करके उसको मगध के साम्राज्य में इंक्लूड कर लिया, मिला लिया। झारखंड जो है मगध साम्राज्य का दक्षिणी, जो मगध साम्राज्य है उसका साउथ पार्ट है, दक्षिणी भाग है। ओके, इस क्षेत्र पर वृहद्रथ वंश के राजा जरासंध का अधिकार था। ये वृहद्रथ वंश के थे राजा जरासंध। झारखंड से नंद वंश के राजाओं ने क्या क्या प्राप्त किया था उसके बारे में जान लेते हैं। किन किन चीजों को उन लोगों ने यहाँ से लिया था? हस्ती सेना के लिए हाथी को प्राप्त किया, जो मगध की एक निर्णायक सेना थी। कृषि कार्य, हथियार निर्माण, परिवहन के लिए लोहा, और ये सभी जो थे ये मगध के उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात कृषि कार्य में जो भी उन लोगों को मदद मिला, परिवहन के लिए जो लोहा इन लोगों ने यहाँ से प्राप्त किया, ये सभी जो है ये किस में मददगार साबित हुए? मगध के उत्कर्ष में मददगार साबित हुए, मगध के उत्कर्ष में। नंदों की सेना में जनजातीय समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर भर्ती किया गया। मतलब उस समय उन लोगों ने ये चीज जानबूझकर किया होगा। जनजातीय समाज के लोगों को भर्ती करने का मतलब वहां का जो भूभाग है सबसे पहले तो उस पर कब्जा हासिल करने में आसानी होगा, उसके बाद लोगों को अपने विचारों के हिसाब से इंक्लूड करना, अपने विचारों के हिसाब से सारी चीजें मनवाने के लिए राजी करना, ये सारी चीजें करने में जो है काफी आसान सिद्ध हुआ। इसके अलावा और क्या क्या चीज हुए? लोगों जो कृषि कार्य में मदद मिला, इसके अलावा जो परिवहन कार्य में मदद मिला, इन सभी में ये सभी जो है ये मददगार साबित हुए। ओके, अब जैसे कि झारखंड में जो मगध साम्राज्य है, ओके, ये मगध साम्राज्य जो है इसमें उससे पूर्व भी महाजनपद का स्थापना हो चुका था, तभी तो मगध साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने जाना। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके अलावा मगध का जो सबसे पहले विस्तार देखते हैं कि ये कहां से कहां तक था। ये उत्तर में गंगा नदी से लेकर, ओके, उत्तर में गंगा नदी से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक, दक्षिण में विंध्य की पहाड़ी तक, यानी उत्तर में गंगा नदी से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक और दक्षिण में विंध्य तक, ये था आपका मगध का विस्तार। किस इसका पूरा जो है किस तरीके से ये विस्तृत था उसके बारे में। ओके, झारखंड का पहाड़ी, पठारी तथा जो भी जंगली क्षेत्र था वो इस महाजनपद यानी कि मगध का एक हिस्सा था, एक पार्ट था। इस क्षेत्र में जो लोहे पाए जाते थे, जो लोहे की उपलब्धता थी, उसने उत्तम हथियारों के निर्माण में काफी हेल्प किया। उत्तर जो उपकरण बनाए उसमें सहयोग दिया और इसी से मगध जो है अन्य महाजनपदों पर जो है विजयी पाने में उसको सफलता हासिल हुआ। तो मगध का साम्राज्य देखिए कितना बड़ा था, कैसे वो 15 महाजनपदों को मिलाकर जो है उसमें किस तरीके से वो आगे बढ़ा है इसके बारे में दिया हुआ है।
ओके, तो ये था झारखंड महाजनपद काल में किस तरीके से, कैसे महाजनपद काल में राज्यों ने किस तरीके से झारखंड में उनका एंट्री हुआ, किस तरीके से महाजनपदों का विस्तार हुआ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कल की क्लास का, ये होगा धर्म सुधार काल और झारखंड। आज के सेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद।